हेलो एवरीवन, दिस इज मास्टर टीचर अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस जो है नाइन्थ का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं कि इतनी जल्दी सर, है ना, हमारे तो अभी सर समर वेकेशन आने वाले हैं। अभी तो हम 8th क्लास करके आए हैं। ऑलरेडी पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, तो हम सर इतनी जल्दी स्ट्रेस ले क्या पढ़ाई का। तो मैं कहूँगा कि देखो, स्ट्रेस कुछ नहीं होता। अगर आपको लाइफ का एक लॉन्ग टर्म गोल क्लियर है तो आज भी आप मेहनत करोगे। और देखो, इसलिए हर क्लास में कुछ बच्चे टॉपर होते हैं। वही बच्चे टॉपर होते होते लाइफ में एक ऐसी लाइन में खड़े हो जाते हैं जहां वो हमेशा टॉपर रहते हैं और उनकी लाइफ में क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है। बहुत बच्चे, मुझे पता है आप छोटे हैं, ये बात को सुनने के लिए अभी छोटे हैं, लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं होता। जो जब सीरियस हो जाए वो तब सीरियस हो सकता है। कितने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास जो आपके आसपास भी होंगे, आपके भैया दीदी होंगे जिन्होंने 9th में 10th में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं नहीं कहता आईआईटी नीट इनकी तैयारी स्टार्ट करो, बट वो सीरियस हो गए। इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो ओलंपियाड की तरफ चले गए, इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो एनटीएससी की तरफ चले गए। और ऐसे हर एग्जाम्पल को आप देखोगे, उसकी लाइफ जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुली आगे डिजाइन होती है। यार हम लोग, क्या आप कभी बड़े नहीं होंगे? होंगे ना। आप भी तो कभी ना कभी 20 के होंगे, आप भी तो कभी ना कभी 25 के होंगे, 30 के होंगे। क्या चाहते हो तो अपनी लाइफ से? कुछ तो चाहते हो ना। और आप आज ना भी चाहो तो मैं इसकी गारंटी कर सकता हूं कि जो आज चाह लेगा ना, उसकी लाइफ डेफिनेटली उससे बहुत अच्छी होगी जो नहीं चाहेगा। ये जो बातें हैं ना कि नहीं अभी बच्चे हैं, बच्चे रहने दो, भाई हम नहीं बोल रहे आप बड़े हो जाओ, मैं नहीं बोल रहा आप बड़े हो जाओ। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर पढ़ाई कर ही रहे हो, स्कूल जाते ही हो, चाहे मजबूरी ही हो आपकी, तो उसको अच्छे से निभाओ, उसको अच्छे से करो। अच्छे से प्लानिंग करोगे तो स्ट्रेस एक्चुअली बहुत कम हो जाएगा और रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे। सोचिए ना, आप बचपन में होते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं, आप में से ऐसा कोई भी व्यूअर नहीं होगा जिसको एबीसीडी नहीं आती होगी। अब कितनी यूनिक बात है, आप देखना कि ऐसा एक भी व्यूअर नहीं होगा जिसको एबीसीडी नहीं आती होगी, जिसको स्पेलिंग बनाना नहीं आती होगी, जिसको सेंटेंस फॉर्म करने में शायद प्रॉब्लम हो गई होगी। लेकिन ये एबीसीडी और स्पेलिंग तो हमें फर्स्ट सेकंड क्लास में सिखा देते हैं ना, KG1 KG2 इन सब क्लासेस में। तो देखो वहां पे तो सारे बच्चे इक्वल होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो पढ़ाया जा रहा है वो सबको आता है और परफॉर्मेंस भी सब सिमिलर ही देते हैं, है ना। हाँ, राइटिंग किसी की अच्छी नहीं होती, किसी की राइटिंग थोड़ी बेटर होती है, बट आप सोचो नॉलेज तो हम सबको सेम ही पता है आज भी। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ होता है समय के साथ जिसके कारण आप सेंटेंसेस बनाने में आप में एक डिफरेंस दिखने लगता है। फिर उसी का डिफरेंस आपको मैथमेटिक्स में भी दिखने लगता है। अब बताओ कितने बच्चे जानते हैं कि 5+5 कितना होता है? मैक्सिमम लोग इसका आंसर दे पा रहे होंगे। अब मैं कहता हूं कितने जानते हैं 5 × 5 कितना होता है? और भी दे पा रहे होंगे। अब मैं कहूं कितने जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर ठीक है। अब मैं कहूं कितने जानते हैं कि 5 × 3 ÷ 2 कितना होता है? अब धीरे धीरे टाइम लगना, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा हो, किसी को कम। अब मैं कहूं बताओ यार 5 × 1.5 ÷ 1.6 कितना होगा? सर ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया सर, हम तो 9th के बच्चे हैं। मेरे भाई, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको 4th 5th 6th 7th क्लासेस में सिखाई गई है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोग वीक हो गए, कुछ लोग? सिर्फ इतना कि जिस समय आपको जिस चीज में जैसी अवेयरनेस रखनी थी आपने वो मिस करी। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि 9th एक ऐसी क्लास होती है जहां से सब बदल सकता है, सब कुछ पलट सकता है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को जो 65% पे थे और दे हैव क्रैक्ड क्रेजीली गुड एग्जाम्स विद वेरी गुड रैंक्स। ठीक है, और ऐसे बहुत बच्चों को मैं आपको इस चैनल पे मिलाने लाऊंगा जो बहुत ही बेसिक थे 9 तक, लेकिन आज बेहतरीन से बेहतरीन आईआईटी से पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं। हाँ, वैसे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो 9th में थे किसी समय पे, आज पता है वो यूएस में जॉब कर रहे हैं, वो आईआईटी में भी पहुंच चुके हैं, उसके आगे भी निकल गए। क्योंकि 10 साल तो पढ़ाते हो ही गए, 9 से 10 साल तो वो सब कुछ जर्नी उन लोगों ने देखी। तो ये वीडियो आज का क्या करेगा, हमारे सिलेबस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि सिलेबस में क्या अंदर की गहराई बातें हैं। गहराई बातों का मतलब क्या है कि मैं आज आपको बता दूंगा कि देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल आएगा, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स अच्छी रखनी पड़ेगी। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा चीजों को।
है ना, याद रखोगे नहीं तो आगे आंसर नहीं कर पाओगे। बुक्स की बात भी करेंगे कि भाई एनसीईआरटी तो करनी है, सुनी रखी है आप सभी ने, हमारी मतलब भगवान है ना, जो भी पढ़ाई के रास्ते जिंदगी में आगे बढ़ता है उसकी जिंदगी में एनसीईआरटी ही सबसे बड़ी चीज रही है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा क्या 9th क्लास में, या क्या इंपॉर्टेंस है एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की 9th क्लास में, उस पर मैं बात करूंगा कि कैसे 9th 11th में बहुत हेल्प करती है, बहुत ज्यादा, और कैसे 9th अगर वीक होती है तो 11th भी हमारी वीक हो जाती है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, और फिर अप्रोच तो मैं साथ में बताते हुए चलूंगा। तो चलिए देखते हैं, सिलेबस को थोड़ा समझते हैं पहले। 9th के बच्चे हो तो बहुत तो आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि साइंस जो होता है ना बेटा, वो 3 कैटेगरीज में एक्चुअली बिलोंग करता है। तो अगर आप पहले जो चैप्टर्स हैं 4, अगर उनको आप देखो तो इन चारों चैप्टर को जिस विंग के अंदर हम साइंस की रखते हैं, ठीक है, जिस विंग के अंदर हम साइंस की रखते हैं, इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब मैं आज के वीडियो में ये आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि एक्चुअली 9th पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको फील दिलवा दूंगा कि केमिस्ट्री क्या है सर, ये क्या होती है फंडामेंटली केमिस्ट्री। वो फंडामेंटल लर्निंग ही 9th क्लास की लर्निंग है। तो चाहे आपने आज तक आपको समझ नहीं आया, लेकिन मैं इस चीज से आपको वादा करवा सकता हूं कि जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप मतलब मैं हमेशा हायर क्लासेस पढ़ाते आया हूं बेटा, 11 12 जेई नीट, ठीक है। और आप YouTube पे सर्च करें, मेरा नाम अक्षय सर, और किसी भी अच्छे मतलब 12th का कोई भी चैप्टर उठा ले, गूगल कर ले और मेरा नाम सर्च करें, आपको बहुत प्यारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं और बच्चों के कमेंट्स आप देख सकते हैं। तो मतलब मेरा फोकस ये रहता है कि बच्चों को सब्जेक्ट से प्यार करवाना, है ना, और वो मैं आपको करवा दूंगा, मतलब, और प्यार हो गया ना तो आप मानो कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं अरे यार सर पढ़ाई की बात मत करो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर नहीं सर पढ़ाई की बात करो, क्योंकि उनको बर्डन नहीं लगता। मैं आपको उसमें कन्वर्ट कर दूंगा इस साल के चलते चलते, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है इसको समझेंगे, केमिस्ट्री कहते हैं इसको। फिर अगर हम इनकी बात करें, ये 2 चैप्टर जो है हमारे 5 और 6, इसमें जो है वो हमारा बायोलॉजी आ जाता है। बायोलॉजी मतलब अगर आप बस सिंपल समझो कि बॉडी, ये जो बॉडी है ना अपनी ह्यूमन बॉडी, वो क्या है, कैसे बन रही है, उसके अंदर एनर्जी कैसे आ रही है, ये हाथ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये सब चीजें हम धीरे धीरे इसके अंदर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इतना एडवांस तो नहीं पढ़ेंगे, ये आगे आप जब 11 12th में जाएंगे ना, तो जब 10th में जाएंगे तो ये धीरे धीरे और मतलब बढ़ते जाएगा, तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। फिर आता है एक ऐसा पार्ट जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, देखो कितना बड़ा पार्ट है, इसलिए भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये आता है फिजिक्स। और अगर मैं जैसे आपसे बोल रहा था ना, तो मैं आपको एक कैटेगराइजेशन और इसमें करके दिखाऊं, तो फिजिक्स क्या है, इससे तो मैं आपको बहुत ही प्यार करवा दूंगा, क्योंकि मैं हायर क्लासेस के लिए फिजिक्स ही पढ़ाता हूं। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, पता है यहां पे आप मान लो कि 99% कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें अगर आपने बातें याद कर ली, समझ के याद कर ली, तो काम हो गया। यहां पे ऐसा होता है, एटलीस्ट 9th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 95% हमारी यहां पे भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी होती है ना, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसको आप पढ़ पढ़ के याद कर सकते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब ये बात आपने एक बार याद कर ली ना, तो इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं, तो आप बता देना न्यूक्लियस में होते हैं, देखो मार्क्स मिल गए, है ना। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहां से ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें 9th क्लास में, तो ये बहुत बड़ा जंप है बेटा। इस जंप को ले ही नहीं पाता है 95% बच्चा 8 से 9th की फिजिक्स में नहीं ले पाता है जंप। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे एटलीस्ट 9th क्लास की बात कर रहा हूं, अगर 50% कॉन्सेप्ट है ना बेटा, तो पता है आपको 50% न्यूमेरिकल है। और प्रॉब्लम ये है कि यहां पे कॉन्सेप्ट भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझने में भी थोड़ा दिमाग, सिर्फ रट के काम नहीं होगा, समझना पड़ेगा यहां पे अच्छे से। और उसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल मतलब उसकी जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना, वो भी ट्रिकी होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ इतनी जो बात बताई ना, ये बहुत, आप देखना, आप जब चलोगे 9th क्लास में, सर ने बोला था कि ये पहले ही सर ने बता दिया, तो न्यूमेरिकल है मतलब मैथमेटिक्स यूज होगी, मतलब हमारी मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है हमारे वीक न्यूमेरिकल अप्रोच का। तो मैंने पहले ही बता दिया। अब आप इसको देखना, अगली जिंदगी के 4 साल देखना, ये बात अगर आप याद रखोगे ना, तो आप फिजिक्स में बेटर करोगे। जिनको इस बात की अवेयरनेस तक नहीं होती ना, जैसे मैंने एबीसीडी के आगे वाली अवेयरनेस का एग्जांपल दिया कि अवेयरनेस जिसकी लूज हो गई वो गया,
उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल होने वाली है। और चिंता मत करो, यही मेरा मेन सब्जेक्ट है, इसको हम फोड़ेंगे। एक्चुअली मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री है ना, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, अक्षय सर, और ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और आपको बायो वाली मैम मिलेंगी, और मजा आ जाएगा आपको, मतलब प्यार करवा दूंगा मैं चीजों से। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ रहे हैं। चैप्टर की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चैप्टर 1 और 2 का ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे हम फंडामेंटली केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे वही आपके एटम है ना, और मॉलिक्यूल्स और उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, जिससे नए नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना, और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिलाते हैं तो उनमें से मिक्सचर्स बनते हैं। ये सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन है 8th से 9th का, तो इसके ना बेसिक लेक्चर भी बनाऊंगा अभी मैं, कि कौन सी बेसिक बातें आपको 9th की आनी चाहिए, 8th की आनी चाहिए 9th के लिए, उसके लेक्चर्स भी आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वही एटम, मॉलिक्यूल्स और थोड़ी उनकी एडवांस स्टडी करेंगे, बहुत नहीं जंप लेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो उसी का एक फर्दर, तो ये जो चैप्टर 1 2 3 है लगभग लगभग कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें हम फर्दर और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, एटम्स की ही, है ना। और ये एक्चुअली हमारा थर्ड चैप्टर होगा, यहाँ 2.1 लिखा हुआ है लेकिन ये थर्ड चैप्टर है। हाँ, ये पूरा थर्ड चैप्टर है। एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या होता है, जो सिलेबस आता है ना एनसीईआरटी का, उस हिसाब से टीम ने बनाया होगा। उसमें क्या होता है कि चैप्टर 1 और 2 को एक ही यूनिट के अंदर रख देते हैं वो, इसलिए यूनिट वाइज है। तो चैप्टर 1 2 एक यूनिट होता है, इसलिए 1 यूनिट रख दिया है। और यहाँ पे चैप्टर 3 एक्चुअली सेकेंड यूनिट है, तो उसको सेकेंड लिख दिया। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम पहली बार एसिड, बेस, सॉल्ट क्या होते हैं, थोड़ी सी उनकी जानकारी लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं, केमिस्ट्री खत्म हो गई 3 चैप्टर में, फिर सीधे फिजिक्स में आ जाते हैं। मोशन, भाई मूवमेंट, जैसे मैं यहां से यहां चला या मैंने इस हाथ को ऐसे धक्का दिया, तो ये जो मोशन हो रहा है, ये ऊपर नीचे हाथ हो रहा है, ये सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, बाइक चल रही है, कार चल रही है, झूले घूम रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है, और जब ये हो रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना है, इनकी स्टडी कैसे करें। स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ऐसे टर्म सामने आने वाले हैं। और याद रखना मैंने क्या बोला था, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको आगे बढ़ने से पहले। पता है, ये जो 9th क्लास है ना, इसकी जो फिजिक्स है ना, ये सीधे कनेक्टेड है बेटा 11th क्लास से। कहां से कनेक्टेड है, 11th क्लास से। तो मतलब अगर 9th वीक हो गई तो 11th में देगी धक्का आपको बड़ा। केमिस्ट्री की बात करूं तो ये कॉन्टिन्यूएशन में चलती है 9th से, जैसे 8 से 9th में गए तो सिमिलर टॉपिक रहे, 9 से 10th में जाओगे तो सिमिलर टॉपिक रहेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में चलेगी, 10 से 11 में कनेक्टेड रहेगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में क्या है, जब 9 से 10th में जाएंगे ना, पूरे टॉपिक ही बदल जाएंगे, ठीक है। ये जो यूनिट है ना, ये एक्चुअली सारी की सारी ना, इसमें इसको जो मोशन और ये लॉज ऑफ मोशन, जहां फोर्स वगैरह की बात करते हैं, मैकेनिक्स कहलाता है एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन मैं अभी बता दूं 9th की फिजिक्स 10 से कनेक्टेड नहीं है। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, इसका रीजन मुझे पता है, क्योंकि वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे डिफिकल्टी लेवल को। 10th अगेन 9th से मैं बता रहा हूं आपको आसान होगी फिजिक्स के लेवल पे, तो लेकिन 9th अच्छे से कर लोगे, और खासकर वो बच्चे जो अपनी जेई की, नीट की तैयारी अभी से भी प्रिपेयर करते हैं, ओलंपियाड्स, एनटीएससी इनको प्रिपेयर करें, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है 9th में अच्छा करना, ठीक। तो हाँ, अच्छा, मैंने न्यूमेरिकल आपको बता ही दिया है ना, कि पहले केमिस्ट्री में तो बहुत न्यूमेरिकल नहीं है, यहां पे आपको खासा न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे, अच्छे खासा न्यूमेरिकल चैप्टर होगा ये, तो इसको अच्छे से करना है। फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स क्या ऑब्जेक्ट है, ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन जो हम जिसकी बात करते हैं, जिस साइंटिस्ट की, जिसकी कहानियां आपने सुनी होंगी, इसकी कहानी भी बताऊंगा मैं आपको, कि भाई ये न्यूटन ने ऐसा क्या दिया था दुनिया में, है ना। 1665 के आसपास, एग्जैक्टली 1665, 1665 में ऐसा क्या न्यूटन ने दुनिया को दे दिया कि भैया इतनी सारी फिजिक्स लिख गई। एक्चुअली सच बताऊं, अगर न्यूटन थोड़ा सा और चिल कर रहा होता और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती उसकी लाइफ में, जो आ गई, और सोचो जो प्रॉब्लम आई तो इतनी बड़ी डिस्कवरी होगी, अगर वो नहीं आती और वो इसको स्किप कर देता तो शायद आज हम सब ये नहीं पढ़ रहे होते और जिंदगी में चिल मार रहे होते, है ना। शायद पढ़ाई आसान होती और सक्सेस को पाना भी थोड़ा इजी हो जाता। अब ये इतनी खतरनाक हो गई है जिंदगी
कि इसमें कुछ भी करने के लिए बड़ा एग्जाम निकालना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी नौकरी के लिए बड़ा एग्जाम निकालो, बड़े अच्छे एग्जाम के लिए खूब डिफिकल्ट पढ़ाई करो, बट डिफिकल्ट पढ़ाई का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन न्यूटन को जाता है, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को भैया पढ़ाई से प्यार है वो प्लीज ऑफेंड ना हो। जिनको प्यार होता है देखो, उनको तो न्यूटन और आइंस्टीन और हाइजेनबर्ग और ओपनहाइमर और बर्नौली और ये सब, मतलब इनकी बातें सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनको मजा आता है। जैसे मुझे बहुत प्यार है फिजिक्स से, तो उनके लिए तो देखो जिंदगी बहुत अलग है। लेकिन मुझे पता है जो लोग अभी से थोड़ा सा है ना वैसे हो गए कि अरे सर क्या करें, मतलब पढ़ाई परेशान कर दे रही है तो वो इन नामों से डरते हैं। तो इस बंदे का कंट्रीब्यूशन है पूरा चैप्टर, जहां हम फोर्स की एक्चुअली इसने कॉन्सेप्चुलाइजेशन की थी कि फोर्स क्या होता है भैया, उस पर इसने काम किया था। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो है ना, जो हर चीज को नीचे खींचती है, उस पे हम बात करेंगे। इस पे मैं बेसिक लेक्चर्स भी लाऊंगा, 8th को भी रिवाइज करवाऊंगा, चिंता मत करना। फिर ग्रेविटेशन, देखो फोर्स की बात हुई, फिर ग्रेविटेशन की बात हुई, ग्रेविटेशन में समझेंगे। और ये फ्री फॉल समझेंगे, वेट क्या होता है आपका, है ना, जो आप वेइंग मशीन पे नापते हैं वो क्या होता है, थ्रस्ट पे। और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा इस चैप्टर का, जहां हम थोड़ी सी फ्लूइड्स की बात करने वाले हैं। ये सब आपको समझ आएगा, है ना, कि जैसे पानी में आप जाते हो, आपने रियलाइज किया होगा, तो पानी में हल्कापन महसूस होता है। रियलाइज किया आपने, अपने आप को उठाना पानी में आसान होता है, क्योंकि पानी भी आपको सपोर्ट करता है ना। वो पानी का ही सपोर्ट होता है, इसके कारण शिप उस पर ऊपर रह पाता है और इतना भारी शिप भी जा पाता है। पानी नीचे से उसे सपोर्ट देती है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आप सोचो, ग्रेविटी नीचे खींचती है लेकिन पानी ऊपर धक्का देता है, तो वो क्या होता है वो धक्का, वो सब चीजें हम समझेंगे, पानी कैसे इंटरेक्ट करता है। एंड आई गेस द लास्ट, यस, देन वर्क एनर्जी की बात कर रहे होंगे। ये वर्क या काम क्या होता है। अब ये वही वर्क है जो आप कर रहे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आप कोई चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे एक बार, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि उसको वहां रखो, फिर उसको उठा के वहां रखो, और आपको 15-20 मिनट करवाते रहो, तो आप थक जाते हो ना। तो आपकी एनर्जी कहीं खर्च हो रही है ना, कहीं एनर्जी जा तो रही है। वो जहां जा रही है उसको हम वर्क कहते हैं। और अगर हम दूसरे साइड से सोचे, तो ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करते हैं तो जो एनर्जी खर्च होती है, तो उस मूवमेंट में जो एक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। तो इसको डिटेल में समझेंगे, मजा आ जाएगा। और फिर हम साउंड एनर्जी पे एक डिटेल स्टडी करेंगे आपके सिलेबस में इस साल। वैसे हमें आगे जब हम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी समझनी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हीट एनर्जी भी समझेंगे हायर क्लासेस में। बट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक और फंडामेंटल एनर्जी से, जो आपको इजीली पकड़ में आ जाएगी, वो है साउंड एनर्जी। इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होगा ये तो काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत नहीं होंगे। पहले जो चैप्टर बताए मैंने 4 फिजिक्स के, उसमें तो काफी होगा, ये मोस्टली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ही रहेगा, ठीक है। किताबों की बात कर ले तो एनसीईआरटी तो मैंने आपको जैसे बताया भाई, वो तो उसके बिना तो कुछ है नहीं, क्योंकि वही आपकी माई बाप है, वही आपका भगवान है, वही सब कुछ है ना, पढ़ाई की बात करें तो। लेकिन उसके अलावा हम 2 और पब्लिशर्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जो मैं अपने समय से देखते आ रहा हूँ। मतलब 2000 आई थिंक 2008 में 2008 में मैंने 9th की होगी, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो तब भी हम इन किताबों को करते थे, और हर वो बच्चा करता है जिसको देखो अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी। मैंने फिर बोला कि 9th अच्छे से करेंगे तो 10th अच्छी होगी, 11th और फिर 12th। बड़ी जर्नी है, लंबी है, एक एक क्लास की जर्नी नहीं बची है। और ये वो हर बच्चा रियलाइज करेगा जो एक दिन जेईई में फोड़ेगा या किसी भी चीज में फोड़ेगा। वो देखेगा कैसे ये कनेक्शन जो उसने बिल्ड किया, उसको मजा आ गया। इस पे ही मैं एक वीडियो बताऊंगा, बनाने वाला हूं कि एक वर्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ और हॉरिजॉन्टल अप्रोच ऑफ लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। ये क्या है सर, वर्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ, हॉरिजॉन्टल अप्रोच ऑफ लाइफ? शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो 99% लोग इस दुनिया के ना वर्टिकली जिंदगी को जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं कि 9th क्लास पढ़ ली, कभी ये सोचा ही नहीं कि उसका 10th क्लास से क्या कनेक्शन है। 10th क्लास पढ़ ली, कभी सोचा ही नहीं कि क्या उसका 11th क्लास से कोई कनेक्शन है ना। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में आज जो कर रहे हैं ना, इनको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली भैया वो किसी चीज का कनेक्शन है। आज जो मैं करूंगा वो कल पे इफेक्ट डालेगा, कल जो करूंगा परसों पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन जो लोग हॉरिजॉन्टल अप्रोच में जीते हैं जिंदगी में, वो ऑलरेडी जिंदगी को हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो वो क्या समझते हैं कि आज की गई चीज कल को इफेक्ट करेगी, कल की गई चीज परसों को इफेक्ट करेगी। तो देखो उन्होंने हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बनाया, ऐसा कनेक्शन बनाया लाइफ में। जो ऐसा कनेक्शन बनाता है वो ऐसे ही जिंदगी को जीता है। वो आज में ही फेलियर और सक्सेस देख रहा है, तो दिक्कत क्या हो रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आज का फेलियर कल का बड़ा फेलियर बन सकता है ना। तो ये रियलिस्टिक बातें कर रहा हूं मैं आपसे, है ना।
ये डीप बातें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ आएंगी। अभी प्रेशर नहीं लेना, साथ जुड़े रहोगे तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे रियलाइज होंगी, और जिनको ये रियलाइज जितनी जल्दी हो जाती है वो लाइफ में उतना अच्छा कर रहे होते हैं। तो प्रदीप एक पब्लिशर है हमारा, और एस चांद करके हमारे पास एक पब्लिशर है ना। ये जो है दोनों ही बहुत अच्छे पब्लिशर हैं। मैं बता दूंगा कब लेना है, जब हम साल भर पढ़ेंगे साथ में तो मैं आपको बता दूंगा कब लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको अभी ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है तो वेदांतु का सेंटर डेफिनेटली आपके आसपास कहीं ना कहीं होगा। बेस्ट टीचर्स इंडिया के, जिन्होंने टॉप 10 के अंदर भी रैंक्स दी हैं, वो सब आपके आसपास ही किसी ना किसी शहर में पढ़ा रहे होंगे। तो डेफिनेटली एक बार विजिट करिए और देखिए कि क्या आपकी जो प्लानिंग है, अगर आप हॉरिजॉन्टल अप्रोच लाइफ में लगा रहे हैं और आपकी एक दिन जो प्लानिंग है, क्या वो प्लानिंग अगर सही जा रही है तो उसमें अच्छे मेंटोर्स की जरूरत है, डेफिनेटली है। अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, डेफिनेटली है। तो वेदांत जैसा बेस्ट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली जाके उसको एक्सप्लोर करिए, ठीक है। बहुत सारे नए सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। अभी लखनऊ में एक सेंटर ओपन हुआ है, अगर आप इस वीडियो को मार्च अप्रैल में देख रहे हैं तो रिसेंटली एक सेंटर ओपन हुआ है, और बहुत सारे सेंटर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपको मिलने वाला हूँ डिफरेंट अपडेट्स के साथ, और डिफरेंट बहुत प्यारा कंटेंट आपके लिए इस साल बनाने वाला हूँ। मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, मिलेंगे अब कब, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।